नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा एग्ज़ाम की डेट आ ही गई है तो सबको उत्सुकता होगी कि जल्दी से जल्दी जितनी ज़्यादा तैयारी की जाए उतना ही बेहतर हो। तो सीटेट यहाँ पे हम जो 26 को टारगेट करते हुए चल रहे हैं, जो फरवरी में होना है, इसमें हम मैथ के PYQs करा रहे हैं, जिसमें आपके 30 में से 20 नंबर आते हैं। 10 नंबर की अलग प्लेलिस्ट बना के पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो कॉपी और पेन लेकर हमारे साथ बैठिएगा और यहाँ पे आपको सब कुछ हम मैथ में A to Z चीज़ें बताएंगे और कंसेप्ट के साथ बताएंगे। आप कंसेप्ट नोट करते चलिएगा, बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा लास्ट तक, ठीक है ना। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। जो मेरा पहला क्वेश्चन है बेटा, पहले यहाँ तो पूरा बेसिक समझाएंगे आपको, तो फिर हम सवाल पे आएंगे। पूछ रहा है कि पूर्णांक 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य संख्याओं की युग्मों की संख्या क्या है। तो वैसे तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 8 होगा। लेकिन आप कहेंगे सर ऐसे आप बता दिए, तो ऐसे तो बुक में भी लिखा है, मैं फिर क्या मैं क्या जानूंगा। तो मैं बताता हूँ, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले मैं लिख देता हूँ कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से 100 तक। तो क्या लिखूँगा, 2, 2, 3, 5, 7, ठीक, 11, 13, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पूछा है ना, ट्विन प्राइम पूछा है बेटा कि मध्य जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा। ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर हो, वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो 2, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 11, 13 के बाद 17, 19, फिर 23, 29, ठीक है ना, 31 और 37, 41, 43 और क्या बनेगा, 47, ठीक है, 53, 59, फिर क्या आ जाएगा, 61, ठीक है ना, 67 और 71, 73, ठीक, 79, 83, 89 और फिर क्या है आता है आपका, और फिर क्या आ जाएगा, 79, 83, 89 और 89 के तो कितना आ जाएगा, 97। बात यहाँ पे ठीक है, तो गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। तो अब एक बात और नोट करके चलिएगा यहाँ पे कि 1 से 50 तक कितनी होती हैं, 15 अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या, ठीक। और 51 से 100 तक कितनी होती हैं, आप कहेंगे सर 10 अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है। फिर यहीं पे हम लिखेंगे क्या कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी होती हैं, तो आप कहेंगे कि ओवरऑल 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है, 25 अभाज्य संख्या होती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस बात को बताना है आपको, इस बात को आपको बताना है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे बता दिया। तो आपसे पूछा ट्विन प्राइम जुड़वा, तो 3, 2, 5 ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच में गैप कितने हो, 3, 2, 5 है ना, 5, 2, 7, 5, 7, ठीक, 11, 13, 11, 13, 17, 19, आप कहेंगे क्या है, 17, 19 है, 29 और 31 भी तो रहेगा बेटा, 29, ये 33 नहीं 31 होगा बेटा, यहाँ पे गलती से 33 लिख गया है, ठीक है ना। क्या होगा यहाँ पे, 31 होगा, 33, 31, तो 29 और क्या हो जाएगा, 29 और 31 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। उसके बाद फिर क्या होगा, 41, उसके बाद क्या होगा, 29, 31, 41 और फिर क्या होगा, 43 हो जाएगा, ठीक है। और 53, फिर 61, 67, 71, 73 हो जाएगा बेटा, 71, 73, ये आपको ना याद कर लेना है, 71, 73। उसके बाद फिर क्या आपका आ जाएगा, कितनी बन गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक और बनेगा, एक और बनेगा आपका, कौन सी, कहीं छूट रहा है कुछ, 61, 67, 71, 73, 3, 2, 5, 5, 2, 7, ये चीज़ छूट गई। देखो यहाँ पे आपका 59 और 61 छूट गया, 2 का अंतर है, तो कितना हो जाएगा, 59 और 61, तो कितने हो गए बेटे, 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 ये होती है। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको लिख दिया है। इसका मतलब जो ट्विन प्राइम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आना है यहाँ से सब कुछ निकल जाएगा। क्लियर है ना। अगले सवाल की तरफ आते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि बहुत आसान सवाल है, आप कुछ मत करो, इनके फैक्टर निकाल लो बेटा। क्या निकालो? फैक्टर। और ये आप जानते हो, चलो मैं पहले में तो फैक्टर निकालता हूँ। 21168, ठीक है ना। तो यहाँ करूँगा 2 1 कम 2, 0 2 5 10, 2 8 16, 2 चौको 8। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं भाई, ठीक है ना। फिर यहाँ से 2 से करेंगे तो 2 5 10, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 दूना 4। आप कहेंगे यस सर। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 3 6, ठीक है ना। अब 3 से जाएगा, 3 3 6 2 8, हाँ ठीक। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 1 कम 3, ठीक है ना। फिर 3 से करेंगे 4 4 8 1 9, तो 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 7 4 11 1 12। फिर से कटेगा 3 से, 3 चौक 12 और 2 चौक 3 9 27। फिर क्या हो जाएगा? 7 से, तो 7 से होगा तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, ठीक है ना। और 7 1 कम 7 मिलेगा। तो आपको ये पता चल गया कि जो 21 168 लिखा है बेटा, ये बराबर किसके है? 2 की पावर, इसको थोड़ा और दूर लिखता हूँ, 21 168 को 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c, ठीक है। तो अब मैं 1 2 3 4, तो 2 की पावर क्या करूँगा? 4 करूँगा, इंटू 3 का क्यूब करूँगा, ठीक है ना। और 7 का मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो आपको 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 7 की पावर c। यहाँ से मैं ये करूँगा कि देखो इसके जो आधार समान है तो घातें क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो a इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। और यहाँ पे ये दोनों बेस इक्वल हैं, तो b की वैल्यू क्या उसके बराबर होगी? 3 के बराबर होगी। ये बेस इक्वल है तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर। तो बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू कितना है? 4 4 जा 16 माइनस 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15 प्लस 2, तो 1 आ जाएगा। 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 3। फाइनल आंसर जो आपका आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कुछ था क्या? कुछ नहीं था। आप गुणनखंड कर लो बस, और कुछ करना नहीं है। अगले सवाल की तरफ अगर हम आते हैं तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि माना कि x एक सबसे छोटी संख्या है जिसे 8 12 20 28 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेषफल बचता है। तो उसके अंकों का योग पूछा। अदरवाइज लॉजिक लगा देते। तो मैं कहता हूँ जो संख्या निकलेगी ना, जो संख्या निकलेगी बेटा कि एलसीएम ऑफ 8 12 20 28 35 20 28 35 इंटू के प्लस 5, शेषफल 5 की बात कर रहा है। के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बेटा? हम 1 लेंगे, के की वैल्यू 1 लेंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 12 20 28, ठीक है। और क्या लिखा है? 35 लिखा। तो इसको लिखेंगे क्या हम? इसको क्या लिखेंगे? 7 5 35। ध्यान देना, 7 चौक 28, 4 पंचे 20, ध्यान देना, और 4 3 12, और ये क्या रहेगा बेटा? 8 ही रहेगा। तो इनका ये 8 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल होगा। हम ये प्राइम फैक्टर कर लिए हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, खत्म, ठीक है ना। तो 5 3 15 8 120 और 12 से 84। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? 840। इसका मतलब इस संख्या का जो एलसीएम आया बेटा वो 840 के प्लस 5। चूँकि छोटी वैल्यू निकालना है, के की वैल्यू हम इतना ही रखेंगे 1। तो ये हो जाएगा 840 प्लस 5 हो जाएगा ओवरऑल 845। 8 4 12 5 17 है ऑप्शन में क्या? यस, 17 ऑप्शन दिया है, ठीक है। संख्या निकालने के लिए हम ऐसे ही निकालते हैं, यही फार्मूला होता है कि जो संख्या निकालते हैं एलसीएम ऑफ जो गिवन नंबर इंटू के प्लस 5। के क्यों लिखा गया? कि अगर हमसे पूछा जाता बड़ी से बड़ी 3 अंकों की ऐसा कुछ करते तो हम के की वैल्यू रखते। तो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, के बराबर 1, मतलब कि छोटी, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए के का मान हमेशा 1 लिया जाता है, 1 लिया जाता है। बताओ यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? आई थिंक आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो नोट कर लीजिए,
मैंने एलसीएम जो निकाला है ये अभाज्य गुणनखंड, इसको मतलब 12 को 4 तेई 12 कर दिया, 20 को 4 पंजे 20 कर दिया, इसको 28 को 7 चौक 28 कर दिया, 35 को 7 पचे 35 कर दिया, 8 सबसे बड़ा नंबर, तो 4 इसके अंदर आ ही गया है। फिर 3 देखेंगे एक ही जगह था, लिख दिया, 5 यहाँ है तो आ गया, कट कर दिया, ये भी 5 था, कोई मतलब नहीं है। फिर ये 7 था, बस मैंने गुणा कर लिया, आ गया मेरा इतना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। संख्याओं 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हों। ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो मैंने आपको ये लास्ट वाली क्लास में क्या बताया था, देखिएगा, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। 50, क्योंकि अगर प्रोसेस से करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर आप वहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, तो 117 है, तो आप इनको इन दोनों गुणा करो, इन दोनों गुणा को डिफरेंस ले लो। क्या किया मैंने, इन दोनों को गुणा किया और इनका डिफरेंस ले लिया, इसको गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 585, और 585 लिखूंगा तो एक जीरो लिख दूंगा, आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। 61 और 92 का गुणा करूंगा, मैंने कहा इन दोनों को गुणा कर लो, ठीक है ना। 61 और 92 का गुणा करूंगा तो 2 1 2 2 छंग 12, 9 1 9 9 छक 54, 2 9 2 11 1 4 1 5 1 6 और ये 5, 56 12 कितना है 56 12। इनका जो अंतर आए इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, जो अंतर आए उससे डिवाइड कर दो, वही आपका क्या होगा, वो संख्या होगी जो समानुपात में बनाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं कहता हूं कि 9 6 15, 150 और 3 53 आ गया, इन दोनों को जोड़ लिया 153 और इनको जोड़ूंगा तो 100 कितना आ जाएगा 67, 167, ठीक है ना। ये 4 1 14, तो कितना आ गया बेटा 14 आ गया, क्लियर है ना। तो अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 56 1 57 मतलब 88, 150 अरे भाई सर 58 हो जाएगा और 88 जोड़ेंगे तो ये 8 और 8 5 13 के 3 और 1 1 2, ठीक है ना। तो 238 बटे कितना हो गया 14, और यही 14 अगर रखेंगे तो 14 एक कम 14 और 5 14 6 3 9 98, 14 7 98, 17 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 17 होगा। अगर भाई प्रोसेस से करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैंने क्या बताया फिर से इस बात को समझ लो, जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो और इन दोनों का प्रोडक्ट का अंतर ले लो, इन दोनों का प्रोडक्ट का अंतर ले लिया, इन दोनों को जोड़ो और इन दोनों को जोड़ो, इनका अंतर ले लो, डिवाइड कर दो, उसी से अंतर से डिवाइड कर दो बस, ठीक है। एक बार क्या किया मैंने, उनके प्रोडक्ट का डिफरेंस ले लिया और एक बार इन्हीं दोनों के सम का डिफरेंस ले लिया और जो आया उससे डिवाइड कर दिया, तो वही हमारा फाइनल हमें वो x की वैल्यू मिल गई। मतलब कहने का कि 17 देख लो, इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्येक संख्या घटाई जाए, इसका मतलब 17 घटा दें तो सब समानुपात में हो जाएगी। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है कि आप बेटा ये जो 50 था ना, 50 बटे 61 है, देखो ऐसे लिख लो पेपर में, और 92 117 है, लेकिन उस x को मत कम मानो और आप ऑप्शन ले लो। पहला ऑप्शन 17 था तो एक बार आइडिया लग जाएगा आपको, 17 यहाँ ले लिया आपने, ठीक है ना, और यहाँ भी 17 कर दिया, यहाँ भी 17 कर दिया और यहाँ भी 17 कर दिया, तो मैं 17 3 20 कितना हो जाएगा 33, है ना, कितना हो जाएगा 33, और यहाँ पे क्या होगा 17 3 20 और 40 43 1 44 हो जाएगा। तो मुझे इतना पता है 11 33 11 चौक 44, इधर आप करो क्या होगा बस यही पता चल जाएगा। यहाँ 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना। एक 17 था तो कितना हो जाएगा 125 3 75 25 चौका 100, ये भी एक तरीका है। 3/4 यहाँ भी आ गया, 3/4 यहाँ भी आ गया, तो इससे आप बता सकते हैं कि दोनों अगर 17 सभी संख्याओं में से घटा दिया जाए तो संख्या समानुपात में हो जाएंगी। बताओ ये बात क्लियर है कि नहीं, आगे चलते हैं। 1710 की एक राशि ए बी 80 में इस प्रकार बांटी गई कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना, सी का 9 गुना बराबर है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ए बी सी, ठीक है ना, ए का 4 गुना, आप रेशियो ले लो, बात खत्म, ठीक है ना, और बी का कितना है 6 गुना और सी का 9 गुना है। तो कह रहा है ए और सी में अंतर क्या है, तो ए और सी में जो अंतर है 5 है, इसका मतलब आंसर जो कुछ भी आएगा 5 का मल्टीपल आएगा, और 5 के सभी मल्टीपल हैं, इसका मतलब लास्ट में 0 है। तो मुझे सवाल करना पड़ेगा 9 6 15 6 और 19 के अंतर कितना आया 5, यही 5 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालना है। तो मैं कहूँगा कि 19 की वैल्यू 1710 लिखा, 19 9 171 90, इसको 90 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 5 45 450 आ जाएगा बेटा, आपका यही आंसर होगा, ठीक है ना। क्या यहाँ पे किसी की कोई दिक्कत, आपको अलग अलग नहीं निकालना है, आप रेशियो ले लिए ना इनका,
क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। अगर अंतर पूछा मैंने तो बोल दिया कि 5 का मल्टीपल बनेगा, लेकिन 5 का मल्टीपल सारे ऑप्शन थे तो मुझे लगाना पड़ा। 19 की वैल्यू 1710 के है, ठीक है, तो वहाँ से 1 की वैल्यू मिल गई तो 5 की वैल्यू 450 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा कि टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए जाएं तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है, ठीक है। ए और बी में कुल कितने फल हैं। ऐसे सवाल जब भी आए तो आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे। कैसे, मैंने कहा कि एक टोकरी ए है और एक क्या है, बी है। मेरी बात ध्यान समझिएगा कि इसमें और इसमें जो अनुपात है वो 7:9 का है, ठीक है ना। कराए टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में, इसमें से हमने 6 निकाला और इसमें क्या किया, मैंने ऐड कर दिया। तो जो अनुपात है ना, ये अनुपात जो होगा इसका मतलब है वो 1/3 हो जाता है। तो ए और बी में कुल कितने फल हैं, ए और बी में कुल कितने फल हैं। तो आप मुझे बताइए कि ए और बी में जब यहाँ से, जैसे मेरे पास हम हैं, एक व्यक्ति और है, आप हैं, हम हैं और आप हैं। मैंने क्या किया, मेरी बात ध्यान समझना, कि मैंने यहाँ से 6 निकाला और उसको क्या किया, 6 दे दिया। तो क्या हुआ, कोई फर्क पड़ा क्या। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आंसर जो आएगा और 9 7 16 का मल्टीपल बनेगा। कह रहा है कि तो ए और बी में कुल कितने फल हैं। अरे भाई देखो मेरी बात ध्यान सुनो कि अगर इसके पास ए था, इसके पास बी था, मैं कहता हूँ इसके पास 7 रुपये, इसके पास 9 रुपये है, यूनिट में 9 यूनिट 7 यूनिट। जब यहाँ से 6 निकालूंगा, इसको 6 दे दूंगा तो इसके पास कम हो जाएगा, इसके पास बढ़ जाएगा। लेकिन उतना तो मुझे पता है ना कि पहले जो था 7:9 के अनुपात में था, तो मल्टीपल 9 7 16 बन जाएगा, वही आंसर बनेगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो इसको क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे 7 - 6/9 + 6 बराबर किसके, 1/3 के। यहाँ से करूँगा, अच्छा मुझे x मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे वैल्यू जो होगी ना अब थोड़ा सा गड़बड़ कर जाएगी। तो 7x - 6 और 9x + 6, यही किया ना बेटा, यही तो किया। अब रेशियो ले लिया तो कह रहा है, यहाँ लिख देता हूँ, चलो अच्छा इधर लिख देता हूँ कि 7x - 6/9x, 9 ही तो है, हाँ, +6। ए में से निकाल कर 6 फल निकाल कर बी में डाल दिया, हाँ ठीक है, डालना मतलब ऐड किया गया। तो ये अनुपात कितना बन गया, 1/3। यहाँ से करेंगे तो 3 से कितना हो जाएगा, 21 - 21x - 18 बराबर 9x + 6। तो यहाँ से आएंगे तो 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा बेटा, कितना बनेगा, ये 12x हो जाएगा, ठीक है। और ये 18 6 कितना बनेगा, 24। तो x बराबर कितने को हो गया, 2 के। x बराबर किसके हो गया, 2 के हो गया। तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों का सम क्या था, दोनों के फलों का अनुपात कितना। अब आप चाहो तो x की वैल्यू रख दो, ठीक है ना। कितने थे अनुपात, 7x और 9x थे, तो आप इनको जोड़ लो तो 9 7 16x। यही बात तो मैंने कहा था कि आप x की वैल्यू, अगर जो भी आंसर आएगा 16 का मल्टीपल होगा, तो 2 बार रखोगे तो 16 दुनाई कितना हो जाएगा बेटा, 16 × 2, तो आप कहेंगे सर 32 आंसर होगा। मतलब मेरा कहने का ये है, मेरा मतलब कहने का ये है कि आंसर जो कुछ भी होता वो 16 का मल्टीपल होता। तो एक ही ऑप्शन था 16 का मल्टीपल, तो आप सवाल बिना देखे ही कर देते, मतलब बिना लगाए ही कर देते। कैसे कि 2 टोकरियां ए और बी में रखे फलों की संख्या 7:9 में, लास्ट में पूछ रहा है कि कुल कितने फल थे। अरे भैया जो फल थे ना वो 7:9 के अनुपात में थे, दोनों में जो फल होंगे वो 16 के मल्टीपल होंगे। 16 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था, तो 32 आ जाएगा। इसका मतलब पेपर में ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात आप समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है ना। अगर नहीं आई तो आप ऐसे कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, इतना टाइम रहता है आपके पेपर में, ठीक है ना। अब इस सवाल पे आते हैं कि ए बी सी और ए डी बी का उभयनिष्ठ आधार ए भी है। क्या है, ए बी सी और ए डी बी का उभयनिष्ठ आधार एक त्रिभुज है, सॉरी उभयनिष्ठ आधार बोला है ना, इसका मतलब है कि 2 त्रिभुज हैं और दोनों के आधार कैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं, और ये ऐसे हैं इस प्रकार से। क्या आप बात मेरी समझ पा रहे हैं, आप कहेंगे यस सर। दोनों ए बी की एक ही ओर स्थित हैं, चलो ठीक है, एक ही ओर। डी ए, तो ए बी सी कह दूं और इसको क्या कह दूंगा, डी कह दूंगा। तो डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, और सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये भी 90 डिग्री है, तथा ए सी बराबर बी डी के, तो ए सी बराबर किसके, बी डी के। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो मैं ये कह दूंगा कि ये देखो यहाँ पे ये, तो भुजा कोण भुजा, ठीक है ना, भुजा कोण
भुजा से। अगर आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए कि हालांकि ये दोनों के तो इक्वली थे, ठीक है ना, उसने ये बताया है, ठीक है ना, और आधार तो सेम है ही। इसका मतलब है कि एक त्रिभुज है ऐसा और एक त्रिभुज है ऐसा, तो ये दोनों का सेम है, दोनों का सेम है, और ये सेम है, और ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो उसने पूछा है लेकिन उस त्रिभुज का नाम कैसे रखोगे, तो मैं इतना जानता हूं कि एक कोण ये 90 है और एक कोण यहाँ पे 90 इस त्रिभुज में। जैसे इस वाले की बात करूं अगर, तो यहाँ पे मैं जब लिखूंगा तो मैं कहूँगा ए बी सी, ठीक है, तो बी, अब दोनों हाँ कॉमन थे ना, तो बी सी डी, चलो ठीक है, बी सी डी कर दिया, ठीक है ना। ऐसा मैं अलग अलग बता रहा हूँ, तो ये 90 है और ये 90 है, ठीक है ना। हालांकि ऐसे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है, कॉमन था, मतलब अलग अलग बता रहा हूँ। तो जो भी है, कहने का मतलब है कि ये और ये दोनों बी ही रहेंगे यहाँ पे, ए बी। अब मुझे रखना पड़ेगा भी, तो मैं नाम नहीं दे सकता बेटा, नाम नहीं दे सकता। तो मैं कहूँगा कि ऐसा आंसर होगा जहाँ पे बी बीच में पड़ेगा, बी यहाँ है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, लेकिन इधर क्या होगा, फिर ए होगा, तो इसका मतलब ये वाला होगा। तो कहने का मतलब है कि ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी कहाँ, ए बी सी त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। इस वाले में बात किया मैंने, ए त्रिभुज ए बी सी में, तो आप क्या कहेंगे, इस वाले में क्या हो जाएगा, बी ए डी। तो ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। बताओ समझ में आई बात कि नहीं आई। आप कहेंगे यस सर। यहाँ तक कोई बच्चे को किसी की दिक्कत है, कहेंगे नो सर। ये कह रहा है कि चार त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है। अरे भैया ट्रिपलेट है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो हम कहते हैं कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर किसके, एच स्क्वायर के, एच स्क्वायर के। आप इस बात को समझ पा रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के। तो यहाँ से हम ये कह देंगे कि इन दोनों के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू इसके, मतलब कि कर्ण के स्क्वायर का सम। तो आप ट्रिपलेट अगर याद हो तो 11, 60 और 61 क्या होता है, ट्रिपलेट बनता है, बाकी कोई ट्रिपलेट होता नहीं है, इसको याद रखिएगा। 22, 20, 24, 22 और 24, तो 4 चौक 16 के 6, 2 दूना 4, तो ये बनेगा नहीं। अगर यूनिट डिजिट मैच कराओ, यहाँ पे यूनिट डिजिट मैच कराओ तो देखो वैसे ही पता चल रहा है 400 और 444, तो यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा, 400 आएगा, और 24 24 में 576 होता है, तो 6 आ जाएगा। तो ये यूनिट डिजिट मैच ही नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 55 25 के 5 और 2 दूनी 4, हालांकि कर रहा है 9, लेकिन 15 के साथ 32 37 थोड़ी बनेगा, कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। 19 40 41 नहीं बनता है, 19 19 में 361 होता है, और 4 चौक 1600 होता है, ठीक है ना। तो 1 6 और 6 3 9 1, 19 61 नहीं है, क्योंकि 41 का वर्ग करोगे बेटा, ठीक है ना। तो 41 तो लिखो ही लिखोगे, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 है ना, 81 आ जाता है, कितना आता है 61 है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या आ गया, इसका मतलब ट्रिपलेट अगर पता हो तो आप सवाल बना पाएंगे, ट्रिपलेट की एक सीरीज हम आपको सेट दे देंगे। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। इस सवाल का आंसर, किसी चतुर्भुज के कोण 3 5 7 9 के अनुपात में है, चतुर्भुज के सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का अंतर कितना होगा। तो कोई भी चतुर्भुज हो, कैसा भी हो, उसके 4 कोण है और चारों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़े या सबसे छोटे कोण का अंतर, सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। 9 और 3 का अंतर कितना आएगा, 6 आएगा। आंसर वही होगा, कितना आएगा, आंसर वही होगा जो 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 का मल्टीपल इसको छोड़ के सब है, 6 धाम 60, 12 छंग 72, 15 चक्कर 90, ठीक है ना। तो 9 7 16 और 16 4 21 3 24, तो 24 की वैल्यू कितनी बेटा, 360 है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट निकाल लूँगा, मैं यहीं पे कह दूंगा कि चलो अच्छा ठीक है, 24 की वैल्यू 360 है, तो मुझे 6 की वैल्यू निकालना, 4 से दोनों तरफ मैं क्या करूँगा,
डिवाइड कर दूंगा तो 4 9 36 और यहाँ 4 6 24, 6 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, यही 90 आपका आंसर बनेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे सवालों को आप ओरली निपटा सकते हैं। क्लियर है? किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ पूर्णांकों में हैं, तो इस प्रकार के कितने त्रिभुज संभव हैं? तो नोट करके आप एक बात लिखेंगे कि त्रिभुज का संभव मतलब कि त्रिभुज बनते कब हैं। तो आप क्या कहेंगे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर, इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ पूर्णांकों में है, तो इस प्रकार के कितने त्रिभुज संभव हैं? तो मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। किसी त्रिभुज का परिमाप दिया है, तो मैं कहता हूँ, तो एक तो क्या हो सकता है कि अगर मैं 4 4 4 ले लूँ तो तीनों भुजाएं क्या, परिमाप कितना बनेगा? 12 बनेगा परिमाप। ठीक है, इसका मतलब है कि एक नंबर जो बनेगा वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु बनेगा। ठीक है ना? ऐसा भी मैं कह सकता हूं कि 5 5 10, तो 2 5 5, अगर इनको जोड़ो तो तीसरी भुजा बड़े होंगे, 4 4 8 ये होगा, 5 2 7 तीसरी बड़ा होगा, तो ये भी बन जाएगा। अगर ऐसी किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं दूसरा नंबर कि 2 5 5, तो मैं कहूँगा कि 12 बनेगा, तो दोनों का सम तीसरी से बड़ा होगा और 2 का अंतर तीसरे से छोटा होगा। ठीक है ना? तो यहाँ भी क्या बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और एक तो आप जानते ही हैं क्या, 3 4 5, 5 4 9 3 12, और ये किसका है? एक समकोण का है। तो आप तीसरा जो होगा समकोण, क्या बन जाएगा? समकोण। हमसे पूछा क्या है, इस प्रकार कितने त्रिभुज संभव हैं? तो आप कहेंगे सर 3। एक तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, एक समद्विबाहु बनेगा, एक समकोण बनेगा। अगर किसी त्रिभुज का परिमाप 12 है, और क्या कह रहा है? ठीक, तो इस प्रकार कितने त्रिभुज संभव? सभी भुजाओं की लंबाइयां पूर्णांकों में है, मतलब ऐसा नहीं है कि डेसिमल में नहीं दिया है। ठीक है ना? तो हम अगर चाहें तो 4 4 रख दें। आपके मन में कुछ और आता है, सपोज दैट आप कहते थे सर 2 8 नहीं 6 तो 8 और 4 12 कर लेते। तो आप देखिए दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा, तो मैं जब इनको जोड़ूंगा तो बराबर हो जाएगा। ये नहीं ये करूंगा 6 2 8 तीसरी से बड़ा तो होगा, लेकिन जब इनका अंतर करूंगा तो इनके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉलो नहीं होगा। तो एक पॉइंट और लिख सकता हूँ, थोड़ा सा अगर रखना चाहो, ये दोनों पॉइंट याद होने चाहिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो इसको भी लिख लेंगे कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। क्लियर है बात? ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक मैंने सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।